हाय बच्चों, कैसी चल रही है आपकी पढ़ाई? कैसे हैं आप? मुझे तो लगता है कि आप बिल्कुल ठीक ठाक हैं और रहना भी चाहिए। हम सबसे पहले आपको ये बताना चाहते हैं कि इससे पहले जो हम लोगों ने लेक्चर्स में काम किया हुआ है, उन तमाम लेक्चर्स में हमने क्या सीखा, और आगे जो वीडियो पर आप बने रहेंगे तो आपको ये पता पड़ेगा कि क्या क्या गलतियां हम लोगों से होती है न्यूमेरिकल सॉल्व करने के मामले में, और वो गलतियां अक्सर आप करते हैं, और तमाम जानकारियां होने के बाद भी आप अच्छे अच्छे प्रॉब्लम को सॉल्व करने में चूक जाते हैं, जिसके चलते आपका रिजल्ट नहीं होता है। और लगता है कि हम तो सब कुछ पढ़े हुए हैं, फिर भी हमारी गलतियां, जो हम हमारा रिजल्ट क्यों नहीं हो रहा, मेरा स्कोर क्यों नहीं आ रहा है। इन तमाम बातों पर आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं। सो आप वीडियो पर लगातार बने रहिए, और साथ में अच्छे अच्छे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के क्या ट्रिक्स होते हैं, क्या टिप्स होते हैं, यह भी आज हम इस वीडियो में आपको बताएंगे। क्योंकि काइनेमेटिकल जो रिलेशंस है, जो काइनेमेटिक्स का वन डायमेंशनल मोशन पर काम अभी हमारा चल रहा है, उस तमाम बातों में सर्वथा एक चीज हमने ये फोकस करके रखा हुआ है कि हमारे बच्चे फिजिक्स को सही तरीके से सीखें, प्रॉब्लम सॉल्व करने के टिप्स को सीखें, उनके तरीकों का सही तरीके से इस्तेमाल करें, कॉन्सेप्ट का सही इम्प्लीमेंट, फार्मूला सिलेक्शन का क्या तरीका होता है, ये सब चीज आज हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं। सो आप बिल्कुल लगातार बने रहिए, और ये सोच करके कि हमें एक बेहतर प्रिपरेशन करना है, बेहतर फिजिक्स सीखना है, एलन एकेडमी 24 के इस प्लेटफॉर्म पर हमें निराश नहीं होना है, और न हम आपको निराश होने देंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज के इस लेक्चर को, और ये इस विश्वास के साथ कि आज जो टिप्स हम आपको देने वाले हैं, उन तमाम बातों को आप गौर से सुनेंगे, गौर से सीखेंगे, गौर से समझेंगे, तो प्रॉब्लम सॉल्व करना आसान हो जाएगा। क्योंकि अब धीरे धीरे प्रॉब्लम का रेंज बढ़ने वाला है, तो बढ़ते हुए प्रॉब्लम के लेवल पर कैसे हम काम करें ताकि फिजिक्स हमें आसान दिखे, बस यही हमारी खासियत है। आइए शुरू करते हैं। दो प्रॉब्लम हमने आज आपके लिए लाया हुआ है, एक एससी वर्मा का प्रॉब्लम है और एक हमारा प्रॉब्लम है। देखते हैं इसमें क्या क्या बातें हैं, और सबसे बड़ी जरूरत की चीज ये है कि हमारे फिजिक्स के प्रॉब्लम में डायग्राम, ग्राफ, ये सब एकदम बिल्कुल होना चाहिए, क्योंकि वो एक ऐसी व्यवस्था है, एक ऐसी सजावट है हमारे सॉल्यूशन की, जहां पर हमको दिमाग लगाने के लिए प्लेटफॉर्म तैयार होता है। पहला सवाल कहता है कि अ कार एक्सीलरेट्स फ्रॉम रेस्ट। प्रॉब्लम को बार बार पढ़िए, जब तक प्रॉब्लम समझ में ना आ जाए लगातार उसको पढ़ते रहिए, क्योंकि बिना प्रॉब्लम को समझे हुए हम ये जज ही नहीं कर पाएंगे कि कौन सा फार्मूला लगेगा, किस कॉन्सेप्ट से ये सवाल बनेगा, सिचुएशन क्या है। तो सवाल को समझना सबसे बड़ी बात है, ये पहला स्टेप है प्रॉब्लम सॉल्विंग, माने सॉल्विंग टिप्स का। तो आइए इस पर हम लोग गौर से विचार करते हैं। अ कार एक्सिलरेट्स फ्रॉम रेस्ट एट अ कांस्टेंट रेट अल्फा फॉर सम टाइम, आफ्टर व्हिच it decelerates at constant rate beta to come to rest. If total time elapsed is t second, evaluate. A में है द मैक्सिमम वेलोसिटी रिच्ड, एंड बी में है द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द कार। तो सबसे बड़ी बात है, ये सवाल क्या कहा हमको? इस सवाल ने हमें बताया कि एक कार है हमारे पास, जो कार बिल्कुल रेस्ट से स्टार्ट होती है, और कांस्टेंट एक्सीलरेशन अल्फा उसमें दिया जाता है, यानी एक्सीलरेशन उसको अल्फा दे करके ही गाड़ी स्टार्ट होती है, और कहता है कि अपने मैक्सिमम वेलोसिटी को अटेन करने के बाद उसमें ब्रेक लगता है, और कांस्टेंट रिटार्डेशन बीटा के साथ वो फिर से रेस्ट में आ जाता है। कहता है अगर इस स्टार्टिंग रेस्ट से और फाइनली स्टॉप होने तक का टोटल जर्नी का जो टाइम है, वो अगर टी के बराबर है, तो आप ये बता दीजिए कि मैक्सिमम वेलोसिटी उस कार ने कितनी अटेन करी, और दूसरा टोटल डिस्टेंस कितना उसने ट्रेवल करा। बहुत ही खूबसूरत प्रॉब्लम है। तो सवाल तो हम लोगों ने समझ लिया कि रेस्ट से शुरू हो रहा है, तो u इक्वल टू 0 है एट t इक्वल टू 0। अब सवाल उठता है कि इसको मैं सॉल्व कैसे करूं।
तो सबसे बेहतरीन तरीका है, आप पहले इसका वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ ड्रॉ कर लीजिए, क्योंकि सिचुएशन अगर हमारे पास अवेलेबल है, तो सिचुएशन अवेलेबल है तो हम लोगों ने खूबसूरत तरीके से हमने काइनेमेटिकल ग्राफ का अध्ययन करवाया हुआ था आपको। अगर अभी तक आपने नहीं किया है तो पीछे वीडियो में जाकर के आप उस ग्राफ को सीखें, उस पर आप बिल्कुल एनालिसिस करें, ताकि आगे का काम आपका बिल्कुल आसान हो। आइए बढ़ते हैं आगे। तो हमने क्या करना है, एक वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ ड्रॉ कर लेनी है। यहाँ पर मैं टाइम लेता हूं, क्योंकि सवाल ने सेकंड बोला है तो हम भी उसको लिख देते हैं, पर वेलोसिटी का कोई यूनिट उसने नहीं प्रोवाइड करा है, तो हम मान के चलते हैं। चलिए एसआई सिस्टम में भी आप ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, या कुछ भी है रहने दीजिए, वो भी चलेगा। अब कहता है कि t इक्वल टू 0 पर आपके पार्टिकल का u इक्वल टू 0 है। सवाल ने लिख भी दिया है कि फ्रॉम रेस्ट, यानी रेस्ट से वो शुरू हो रहा है, मतलब इनिशियल वेलोसिटी उसका क्या है, 0 है। लेकिन उसके बाद क्या कहता है, कांस्टेंट रेट अल्फा से वो, है ना, स्टार्ट हो रहा है। इसका मतलब है कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन होगा। हमने खूब अच्छे से सीखा हुआ है, यानी ये अल्फा का सेगमेंट है। आपको तो पता ही है कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो स्लोप होता है वो हमें एक्सीलरेशन देता है, और अगर वेलोसिटी इंक्रीज कर रही है इसका मतलब स्लोप उसका पॉजिटिव है, और जब स्लोप उसका पॉजिटिव है तो एक्सीलरेशन है उसके पास। लेकिन इसके बाद क्या कहता है कि उसमें ब्रेक लगती है, और कांस्टेंट रिटार्डेशन के साथ वो कार जो है वो फिर से रेस्ट में आ जाता है। ये एकदम बिल्कुल क्लियर कर दिया, आपको कंफ्यूजन में नहीं रहना है। यानी यहाँ पर जो भी है वो भी 0 है, और यहाँ पर जो u है वो भी 0 है। अब सवाल से हमें अब कुछ नहीं चाहिए। हाँ, लेकिन एक बात है, ये बीटा रिटार्डेशन का वैल्यू भी अपन को दिया हुआ है। ध्यान से समझना है कि टोटल टाइम ऑफ जर्नी आपको t दिया हुआ है, यानी एक्सीलरेशन का टाइम अलग से नहीं है और ना डिसलेशन का टाइम है, लेकिन टोटल टाइम आपके पास अवेलेबल है। तो इसका मतलब है कि हमारे प्रॉब्लम में जो गिवन क्वांटिटी है वो 3 ही है। एक तो एक्सीलरेशन है, दूसरा रिटार्डेशन है, और तीसरा टोटल टाइम ऑफ जर्नी है। तो अब कहता है कि इसी जब भी हमें सॉल्यूशन आएगा, आंसर आएगा प्रॉब्लम का, तो हमें इन्हीं 3 क्वांटिटी में आंसर आना चाहिए। मानने के लिए आपको जो मानना है आप मान लो, लेकिन ओवरऑल जब इसका सॉल्यूशन फाइनल होकर के आंसर पर पहुंचेगा तो उस आंसर पर आने के बाद आपको क्या करना है, इसी 3 क्वांटिटी में आंसर आना चाहिए। बेशक अननोन तो हम लोग इन्वॉल्व करते ही हैं अपनी सुविधा के लिए, लेकिन दोनों बातें हैं, एक बार अननोन इन्वॉल्व करें और रियली में कौन सा काइनेमेटिकल रिलेशन यहाँ पर काम करेगा उसका ख्याल जरूर रखें। तो सबसे बड़ी बात यहाँ यह है कि प्रॉब्लम को मैं शुरू कैसे करूं। बिल्कुल शुरू कर सकता हूं। वेलोसिटी मैक्सिमम ये डिमांड कर रहा है, यही देखिए वेलोसिटी मैक्सिमम। अब सबसे बड़ी बात, हमने जो इसका वेलोसिटी टाइम ग्राफ ड्रॉ किया तो देखिए कितना बढ़िया हर चीज इसके ऊपर दिखाई दे रहा है। अगर हमें मैक्सिमम वेलोसिटी चाहिए तो मैं साफ साफ देख पा रहा हूं कि इससे ऊपर हमारा ग्राफ नहीं गया है। इसका मतलब वेलोसिटी जो मैक्सिमम वेलोसिटी है वो यहीं पर है, क्योंकि ये वेलोसिटी का एक्सिस है, तो मैक्सिमम यहीं पर है इसका। दूसरा एक्सीलरेशन है तो ग्राफ चढ़ रहा है, सॉरी स्लोप इधर है, थीटा 90 डिग्री से कम है, ये एक्सीलरेशन का है। और ऑब्वियसली ये जो सिचुएशन दिखा रहा है वो वेलोसिटी डिक्रीज का दिखा रहा है। तो आप कंपैरिजन करके देख लीजिए कि टाइम के साथ वेलोसिटी घट रहा है, एंड फाइनली ये 0 हो रहा है। टाइम एक्सिस को टच करेगा तो v का मान तो 0 होगा ही होगा। अब चलिए बात करते हैं कि हम लोगों ने वेलोसिटी टाइम ग्राफ में सीखा क्या सब था। मैंने तो आपको एडवाइस किया ही है कि पीछे आप लेक्चर में जाकर के देखो तो सब पता पड़ जाएगा, लेकिन मैं एक बार फिर से बता देना चाहूंगा कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप हमें एक्सीलरेशन बताता है। स्लोप पॉजिटिव तो एक्सीलरेशन, ग्राफ स्ट्रेट लाइन हो तो कांस्टेंट एक्सीलरेशन, ग्राफ स्ट्रेट लाइन नहीं हो तो वेरिएबल एक्सीलरेशन। तो यहाँ तो उतनी चर्चा नहीं है, कांस्टेंट एक्सीलरेशन और कांस्टेंट रिटार्डेशन का मामला है। यहाँ थीटा 2 लगा हुआ, पर ये स्लोप मेजर नहीं करेगा, ये नोट करना है। थीटा के लिए, स्लोप के लिए ये वाला एंगल जज करते हैं। खैर वो सब चीज तो है, सब कुछ यहाँ दिख रहा है तो वो निकालना है नहीं।
अब दूसरा है कि जब इसका एरिया हम लोग टोटल काउंट कर लेते हैं, पूरा इस ट्रायंगल का जो एरिया काउंट कर लेंगे, वही डिस्टेंस ट्रेवल की वैल्यू या डिस्प्लेसमेंट कवर्ड की वैल्यू बताएगा। पर ये डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट दोनों का वैल्यू सेम आ रहा है, इसका कारण क्या है, ये भी आपके मन में एक सवाल उठेगा। कारण यह है कि पार्टिकल यानी आपकी जो कार है वो वन डायमेंशनल मोशन कर रही है, मतलब उसका डायरेक्शन चेंज नहीं कर रहा है और न उसका मूवमेंट भी बदल रहा है। अगर वो ईस्ट में जा रहा है तो लगातार ईस्ट में ही जाकर के रुकी है वो, इसलिए डायरेक्शन नहीं चेंज करना और वन डायमेंशनल मोशन पर होना यानी स्ट्रेट लाइन पर मोशन करना, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के मैग्नीट्यूड को इक्वल होना ही होना है। सब तरह से हम टाइट हो गए, हर चीजों को हमने देख लिया। अब शुरू करते हैं इसका पहला स्टेप। तो इसमें करना क्या है, आपको कुछ नहीं, दोनों सेगमेंट का टाइम हम मान लेते हैं, यानी एक्सीलरेशन का टाइम t1 और डिसलेशन का टाइम हम क्या मान लेते हैं, t2 मान लेते हैं। और सबसे पहले मुझे जो ये वेलोसिटी चाहिए होगी v मैक्सिमम, उसके लिए सिंपल काइनेमेटिकल इक्वेशन यूज करते हैं, v इक्वल टू यू प्लस ए टी। और आपको पता होना चाहिए कि v इक्वल टू यू प्लस ए टी ही इसीलिए यूज होगा क्योंकि कांस्टेंट एक्सीलरेशन का ये प्रॉब्लम है और इसीलिए इसको ही यूज करना चाहिए हमको। तो आइए कहते हैं नाउ v मैक्सिमम का जो वैल्यू होगा वो होगा u प्लस अल्फा t1, क्योंकि एक्सीलरेशन हमारा अल्फा है और टाइम हमने t1 माना है, u 0 है, तो v मैक्सिमम का वैल्यू क्या होगा, का वैल्यू होगा 0 और प्लस अल्फा t1। यहां से आपका t1 का वैल्यू आ जाएगा जो होगा v मैक्सिमम बटा अल्फा। इसको एक नंबर इक्वेशन मान लेते हैं। अगेन फिर से रिटार्डेशन के जोन में आप चले जाइए। अब यहां ये देखना है कि यहां से लेकर के यहां की जर्नी में पहले सेगमेंट का जो फाइनल वेलोसिटी था वो दूसरे हिस्से का इनिशियल बन जाएगा, क्योंकि यहाँ का फाइनल v बराबर 0 है। एकदम देखिए, हर स्टेप पर गौर कीजिए, हर स्टेप को महसूस कीजिए, तो देखिए कितना मजा आता है सवाल को सॉल्व करने में। और इसीलिए मैं आपको आराम से सिखा रहा हूं कि आप गलतियों से बचेंगे। कुछ भी कोई इक्वेशन लगा देंगे तो सवाल नहीं बनेगा, हर चीज का एक मतलब सिचुएशन फिक्स है, उसके हिसाब से चलना है। अब देखिए सेकंड सेगमेंट में क्या होगा, फाइनल वेलोसिटी मेरा 0 है और यहाँ का फाइनल वहां का इनिशियल बनेगा, तो इक्वल टू होगा v मैक्सिमम, और अब की बार प्लस नहीं, ये रिटार्डेशन है तो माइनस यूज कीजिए, जो होगा बीटा इंटू t2। सो यहां से अगर देखें तो t2 का वैल्यू हमें आ जाएगा v मैक्सिमम बाई बीटा। इसको इक्वेशन नंबर 2 कह लीजिए, कोई दिक्कत नहीं होगी। आपको पता है कि t1 प्लस t2 मिलकर के t के बराबर है, कहेंगे एज t1 प्लस t2 बराबर t, और इसीलिए देख लीजिए क्या हमको मिलने वाला है। यहां हमारे पास जगह मैं यहां यूज करता हूं, इसीलिए t1 प्लस t2 का वैल्यू t हो जाएगा। और यहां देखिए t1 प्लस t2 का वैल्यू t के बराबर है, और दोनों को जब जोड़ते हैं तो दाहिने साइड में क्या हो जाएगा, ये दोनों जुटेगा, जिसमें v मैक्सिमम बाय अल्फा और प्लस v मैक्सिमम बाय बीटा आएगा। सवाल का आंसर आप आने ही वाला है। कॉमन ले लेते हैं v मैक्सिमम, तो हमारे पास आता है 1 बाय अल्फा प्लस 1 बाय बीटा। तो यहां से देखा जाए तो ये हो जाएगा v मैक्सिमम इनटू, है ना, अल्फा प्लस बीटा बाई अल्फा बीटा। कितना खूबसूरत रिजल्ट आया है। इसीलिए v मैक्सिमम का वैल्यू आ जाएगा अल्फा बीटा बटा अल्फा प्लस बीटा इंटू टी। पहला आंसर आ चुका आपका। जो मैक्सिमम वेलोसिटी का वैल्यू लाना था वो हमने ला दिया, कहीं कोई तकलीफ नहीं हुई। और ये भी देख लीजिए कि अल्फा बीटा और टी के ही रूप में हमारा आंसर आया है, जो गिवन क्वांटिटी है हमारे प्रॉब्लम में। अगर वो गिवन क्वांटिटी हमारा है तो आंसर भी देखिए उसी के फॉर्मेट में हमारे पास आया है।
चलिए कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़ते हैं। टोटल डिस्टेंस ट्रेवल तो मैंने आपको बता ही दिया कि डिस्टेंस ट्रेवल इक्विवेलेंट टू एरिया। तो अब क्या दिक्कत है, ये जो ट्रायंगल हमारा ओ है, ए है, और मान लेते हैं सपोज कि ये बी है, तो दूसरा डिमांड में टोटल डिस्टेंस ट्रेवल, सवाल पर एकदम चढ़े रहना है। टोटल डिस्टेंस ट्रेवल का जो वैल्यू आएगा ना, वो होगा इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ ए बी इक्वल टू 1/2। कुछ दिक्कत नहीं है, सारा चीज आपके पास है। इस ट्रायंगल का एरिया आधार और ऊंचाई, बेस इंटू हाइट, बेस भी पता है टी के रूप में और हाइट पता है भी मैक्सिमम के रूप में, वहां से देखा जा सकता है। तो 1/2 इंटू बेस है टी और भी मैक्सिमम है आपको क्या, अल्फा बीटा, यानी ये हो जाएगा 1/2 इंटू टी और इंटू अल्फा बीटा टी बाई अल्फा प्लस बीटा। फाइनल आंसर क्यों ना हमारे पास अब आ जाए, ये हो जाएगा अल्फा बीटा बटा अल्फा प्लस बीटा और टी को आप स्क्वायर कर दें, आ गया फाइनल आंसर। कितना आसान दिखा ये प्रॉब्लम, और जरा सोच करके देखिए कि अगर आप इसको तरीके से नहीं सॉल्व किए होते, अपने ट्रिक का इस्तेमाल नहीं किए होते, तो 17 बार आपकी गलतियां होती, हर स्टेप पर गलती होती। कभी लगता कि डिस्टेंस ट्रेवल का वैल्यू लाने के लिए हम क्या करें, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as का इस्तेमाल करें, कि एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर का इस्तेमाल करें, क्या करें, कुछ नहीं करना है। आपको मैंने इसीलिए बताया कि ये जो ग्राफ है ना, ये जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ का कर्व खींचने का ढंग अगर आपके पास आ गया, तो एक बड़ा सा प्रॉब्लम बिल्कुल आसान तरीके से सॉल्व हो गया। आप कैनेमेटिकल रिलेशन से भी बना सकते हैं, पर बहुत परेशानी आएगी, उसमें लंबा कैलकुलेशन होगा। कहीं अगर एक जगह पर आपने मिस्टेक करा तो वो पूरा मेहनत आपका बेकार कर देगा, और ये इसीलिए प्रॉब्लम में इसका होना बहुत जरूरी है। चलिए इसको आप पॉज करके और नोट कीजिए, और आइए अब इसी के बेस पर बहुत खूबसूरत प्रॉब्लम जो एस.सी. वर्मा सर ने लिखा, और एस.सी. वर्मा सर के कॉन्सेप्ट्स ऑफ फिजिक्स में आपको मिला है, 15 नंबर का ये प्रॉब्लम है वहां पर, और ये मैं आपको सिखाने वाला हूं। और देखिए कितना बेहतरीन तरीके से ये प्रॉब्लम, बहुत ही खूबसूरत प्रॉब्लम है, बड़ा मजा आएगा आपको। और कहाँ कहाँ अक्सर मिस्टेक होती है इस प्रॉब्लम में, वो मैं आपको दिखाऊंगा। और होती है मिस्टेक, सो अलर्ट होकर के आप जब वीडियो को देखेंगे सही तरीके से, तो उन गलतियों से आप बचेंगे। और मैंने खुद देखा है, बड़े बड़े टीचर्स को, मैंने स्टूडेंट को खुद अपने आंखों के सामने में इस सवाल को गलत बताते हुए देखा है, पर सामने से टीचर को टच करना उनके इमेज पर पड़ जाता है, इसीलिए हम लोग ऐसी गलती नहीं करते। आइए बढ़ते हैं आगे दूसरे सवाल की तरफ, और हम ये आस्पेक्ट करते हैं कि हमारा बच्चा सबसे बेहतर फिजिक्स सीख रहा है। एलन एकेडमी 24 जो बेसिक जीरो से लेकर हीरो, मेरा एक और स्लोगन में अब आपको बता रहा हूं कि ये प्लेटफॉर्म ले जाएगा आपको फ्रॉम जीरो टू हीरो। जीरो से स्टार्ट करते हैं, ये मानते हैं कि हमारा बच्चा अब से पहले फिजिक्स में कुछ भी नहीं सीखा है, उन्होंने पहले जो गलतियां की है, लापरवाही की है, उससे मैं उसको बचाते हुए और एक बेहतर एजुकेशन, बेहतर फिजिक्स, ताकि उसका रिजल्ट हो। यानी रिजल्ट का मतलब हमारा जो 11-12 का काम है वो तो है ही है, ऊपर जो जेईई नीट की तैयारी करेगा, बड़े बड़े प्रॉब्लम से टकराएगा बच्चा, तो हमारा बेस मजबूत होना चाहिए। सेकंड प्रॉब्लम क्या कह रहा है, सेम आइडियोलॉजी है, और ट्रेन स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, देखिए एक्सीलरेट फ्रॉम रेस्ट ये भी है, और ट्रेन स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट एंड मूव्स विथ कांस्टेंट एक्सीलरेशन 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर फॉर हाफ अ मिनट। हाफ अ मिनट का मतलब 30 सेकेंड। इस रेट से वो 30 सेकेंड तक जर्नी करता है, यानी ट्रेन एक स्टेशन से खुली तो t इक्वल टू 0 पर उसका भी u इक्वल टू 0, हालांकि उसने भी रेस्ट लिख दिया है तो कोई परेशानी ही नहीं है। अब कहता है कि जब वो हाफ ए मिनट तक यानी 30 सेकंड तक एक्सीलरेट होता है, तो जो भी वेलोसिटी उन्होंने अचीव किया होगा, उसके बाद ड्राइवर को ये लगता है कि अब तो अगला स्टेशन आने वाला है,
तो वो क्या करता है, ट्रेन में ब्रेक अप्लाई कर देता है। और जब ब्रेक अप्लाई करता है तो ट्रेन स्लो होना शुरू होगी, वेलोसिटी घटना शुरू होगा, यानी ब्रेक लगने पर रिटार्डेशन या डिसेलरेशन स्टार्ट हो जाएगा ट्रेन में। तब कहता है आपका सवाल कि ब्रेक लगने के बाद 1 मिनट का समय लेती है ट्रेन फिर से अगले स्टेशन पर रुक जाने में। कितना क्लियर है प्रॉब्लम बताइए। तब आपको डिमांड है वही सब की कितना मैक्सिमम वेलोसिटी अटेंड करेगा वो, कितना टोटल डिस्टेंस मूव करेगा वो। तब आप कहेंगे सर ये क्या नकल कर रहे हैं आप, एक सवाल बताते हैं उसका जी नहीं। इस सवाल में जो तीसरा डिमांड है ना, वो इसका लाइफ लाइन है। और अगर आपको भी मैं कहता हूं कि अगर आप इस सवाल को बिना सोचे समझे हुए सॉल्व करना शुरू करेंगे तो 100% आप गलती करेंगे। और मैं उन्हीं गलतियों से आपको बचाना चाहता हूं, क्योंकि प्रॉब्लम के एक एक वर्ड को आप देखिए। देखिए यहां पर मैं बता रहा हूं, एंड मूव्स विथ कांस्टेंट एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर फॉर हाफ अ मिनट, द ब्रेक्स आर देन अप्लाइड एंड इट कम्स टू रेस्ट इन 1 मिनट। अब यहां पे क्या गलती करेंगे आप, आपके मन में होगा कि 1 मिनट में ट्रेन रेस्ट में आ गई है, तो इसका मतलब पहले आधा मिनट वो एक्सीलेट हुई है और बाकी आधा मिनट में वो रेस्ट में आ गई है। ये गलती सबसे पहले आप करेंगे। और ये गलती आप इसलिए करेंगे क्योंकि आप लापरवाह होकर के प्रॉब्लम को पढ़ेंगे, तो आपको गलती से तो कोई बचा नहीं सकता है। इसलिए प्रॉब्लम को सही तरीके से पढ़ना ये बहुत जरूरी है। ये मैंने लेक्चर के शुरू में ही आपको बता दिया था कि वीडियो पर बने रहिए और गलतियों को कैसे हम लोग जज करते हैं, कैसी कैसी गलतियां हमसे होती है फिजिक्स को सीखने में, उस पर ध्यान फोकस कीजिए। अब देखिए, हाफ अ मिनट द ब्रेक्स आर देन अप्लाइड एंड इट कम्स टू रेस्ट इन 1 मिनट, फाइंड। अब देखिए डिमांड, टोटल डिस्टेंस मूव्ड बाय द ट्रेन। ये तो पहले प्रॉब्लम की तरह है, कोई दिक्कत नहीं। मैक्सिमम वेलोसिटी अटेंड, ये भी पहले प्रॉब्लम की तरह है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन तीसरा डिमांड बड़ा ही मजा देने वाला है, और वो ये है कि द पोजीशन, एंड ब्रैकेट में एस लगा हुआ है बच्चा। पोजीशन के बाद एस को ब्रैकेट में लगाया है, जो इस प्रॉब्लम की सबसे बड़ी ब्यूटी है। एट हाफ द मैक्सिमम स्पीड, अपने मैक्सिमम स्पीड के आधे स्पीड पर ट्रेन किस पोजीशन पर होगी, वो पोजीशन एक होगा या एक से अधिक होगा, ये आपको तय करना है। और इसीलिए एस को ब्रैकेट में लगा हुआ इस प्रॉब्लम की सबसे बड़ी खासियत तीसरा डिमांड ही है, जो पहले वाले प्रॉब्लम से बिल्कुल इसको अलग करता है। पर हमारे साथ आप है ना, क्यों गलतियां हो जाएगी, नहीं होगी गलती। सबसे पहले मैंने क्या बोला आपको, इस प्रॉब्लम का ग्राफ ड्रॉ कीजिए, और वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर दिस प्रॉब्लम इज दिस। ये प्रॉब्लम नंबर दूसरा है, ये प्रॉब्लम नंबर पहला था। इसका वेलोसिटी टाइम ग्राफ हम लोग बड़ा ही खूबसूरती से खींचेंगे, जैसे उसमें किया था वैसे इसमें भी करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। टाइम इसका सेकंड में है, और जाहिर सी बात है कि वेलोसिटी इसका मीटर पर सेकंड में होगा, क्योंकि एक्सेलरेशन का यूनिट इसने प्रोवाइड कर दिया है। तो अब इसमें कोई डाउटफुल होने की जरूरत नहीं है। बस सिचुएशन वही है कि t इक्वल टू 0 पर u इक्वल टू 0 है, क्योंकि साफ साफ प्रॉब्लम ट्रेन आपका रेस्ट से स्टार्ट हो रहा है। अब देखिए ध्यान से, ये देखिए आया ना, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का एक्सीलरेशन था, और यहां पहुंचने के बाद ड्राइवर ने ब्रेक लगाया और ट्रेन जो है रेस्ट में आई रिटार्डेशन के साथ। ठीक है, यहाँ जो A1 का वैल्यू आएगा वो आएगा ही आएगा, वो अब निकाल के दिखाएंगे। पर इसमें एक सबसे बड़ी बात क्या है कि वो जो हाफ अ मिनट दिया हुआ है ना, एक्सीलरेशन का टाइम है, और जो बाद वाला 1 मिनट दिया हुआ वो डिसेलरेशन के मोशन का टाइम है। इसमें गलती आप नहीं करेंगे, वो दोनों टाइम अलग अलग है, ब्रेकिंग टाइम है। वो जो ब्रेकिंग के समय में उसने चला हुआ है ना, तो उस ट्रेन तो उसका टाइम है वो। यहाँ पर आप आराम से, यहाँ पर आप 30 का बैनर लटका दीजिए, क्योंकि हाफ अ मिनट तो 30 सेकंड होता है ना। और ये देखिए भी मैक्सिमम है आपका, एकदम कितना खूबसूरत तरीके से दिख रहा है चीज।
और यहां से लेकर के यहां तक का टाइम है आपका 60 सेकेंड का, यानी 1 मिनट का। ध्यान देंगे ये यहां से यहां तक का टाइम है, और टोटल अगर यहां पर आप देखें तो वो 90 सेकेंड, 90 का लगाना पड़ेगा, क्योंकि टाइम मेजरमेंट आप यहां से शुरू करते हैं। तो टोटल टाइम जाएंगे तो 90 का यहाँ पर पोजीशन दिखाना पड़ेगा, जबकि इस बीच का टाइम 60 सेकेंड है। ये सब चीज एकदम एनालाइज करने की बात है, गंभीरता से सीखने समझने की बात है, नहीं तो गलतियां, मिस्टेक्स को हथियार बनाइए। अगर आप गलती नहीं करेंगे तो सही पर आप नहीं जाएंगे। हम सीखते गलतियों से ही, और मेरा पहला फोकस है कि न्यूमेरिकल बताते समय, कॉन्सेप्ट एप्लीकेशन समय आप कॉमन मिस्टेक्स क्या करते हैं उस पर फोकस करना। लगातार ये होगा। अब तो अब कोई बात नहीं है, सब कुछ तो हमने कर लिया, अब तो शुरू करना है काम काज हम लोगों को। तो सबसे पहला भी मैक्सिमम निकाल लेते हैं हम लोग, ये आराम से निकल जाएगा। क्यों निकलेगा? तो कांस्टेंट एक्सीलरेशन का मामला है, टाइम दिया हुआ है और यू भी दिया हुआ है। तो पहला डिमांड जो ए वाला है, भी मैक्सिमम का वैल्यू आ जाएगा u प्लस ए टी वन। सो यहां से हो जाएगा u 0 है, ए का वैल्यू आपको 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, और t1 का वैल्यू 30 मीटर पर सेकेंड, बोले तो 60 मीटर पर सेकेंड। एक आंसर तो बिना कुछ सोचे समझे आ गया, ये 60 आ गया आपको। क्यों आ गया? कांस्टेंट एक्सीलरेशन पर वन डायमेंशन में तो ये फार्मूला हम लोग बड़े शौक से अप्लाई कर सकते हैं, और t1 का वैल्यू जो है वो आपको 30 सेकेंड है ही, और t2 का वैल्यू भी आपको 60 सेकेंड है ही। तो इसमें कोई शर्म करने की बात नहीं है, डेटा है, दिया हुआ है बड़ा ही सुंदर तरीके से। तो अब इस पर करते हैं। अब देखिए यहां पर क्या है कि इसका वैल्यू उपलब्ध नहीं है, तो नहीं है तो क्या है, हम गौर से एक बार देखें तो फाइनल वेलोसिटी यहाँ 0 है, ट्रेन तो फिर से रुकी है, और इस सेगमेंट का जो इनिशियल होगा वो पहले वाले हिस्से का फाइनल होगा। तो क्यों ना हम लोग बी पहले ये निकाल लेते हैं, और बी को जब सॉल्व करना शुरू करेंगे, बी में क्या डिमांड था हमारा, मैक्सिमम वेलोसिटी तो बी में था, ए में है डिस्टेंस मूव। चलिए कोई बात नहीं है, ये आपने बी नंबर सॉल्व किया, और टोटल डिस्टेंस मूव निकालिए देते हैं, छोड़िए पहले उसको निकाल देते हैं। टोटल डिस्टेंस मूव के लिए हमको इस A1 को लाने की कोई जरूरत नहीं है, बोलिए क्यों? एरिया निकाल दीजिए ना ट्रायंगल का, एरिया निकालेंगे तो टोटल बेस आपको 90 पता है, और हाइट में 60 पता पर ही चुका है, तो क्या दिक्कत है? तो ए नंबर का डिमांड था आपको क्या, ए नंबर का डिमांड था, कहाँ गया ए नंबर का डिमांड? टोटल डिस्टेंस मूव, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं। टोटल डिस्टेंस मूव्ड, टोटल डिस्टेंस मूव्ड का वैल्यू, टोटल डिस्टेंस मूव्ड का वैल्यू आप बोलिए, अब आप सीख चुके हैं, इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल, वही लेकर लगा दीजिए ओ ए, और यहाँ बी लगा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। आराम से देखिए ये हो जाएगा 1/2 इंटू बेस में 90 और हाइट में 60, और ये मीटर में आएगा। तो मुझे लगता है कि 30 टाइम्स ये मरेगा, यानी 2700 मीटर जो है ना, जो 2.7 किलोमीटर है, ये इसका आंसर होगा। यानी एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन की जो बीच की दूरी है, मतलब ये मानते हैं कि ट्रेन अगले स्टेशन पर रुक गई है, अभी नहीं कि आउटर पर रुकी है, वो सब नहीं है, हमने ये माना, चलिए कोई बात नहीं है। खैर जहां पर भी रुकी हो, हमारा काम था इतने टाइम पर टोटल डिस्टेंस कितना मूव किया है ट्रेन ने, ये पता करना, कर दिया। अब तीसरा डिमांड में असली मजा है, और इसमें होगी आपकी गलती। पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि ये ब्रैकेट में जो एस है इसका मतलब क्या हुआ। इसका मतलब यह हुआ कि आपको वो सोचने पर मजबूर कर रहा है, जिसको अक्सर आप नजरअंदाज कर देते हैं, नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये बुक बहुत स्टैंडर्ड बुक है, और आज लगभग मुझे लगता है कि 92 में इसका फर्स्ट जो क्या बोलते हैं, पहली बार ही आया था, फर्स्ट प्रिंट इसका आया था 92 में, ये पब्लिश हुआ था, कॉन्सेप्ट्स ऑफ फिजिक्स एस.सी. वर्मा सर का। और उस समय से लेकर के आज तक लगभग 7-8 कंट्री और इंडिया का हर कोना इस फिजिक्स को पढ़ रहा है, फिजिक्स को सीख रहा है, क्योंकि ये कंपटीशन की तैयारी करने के लिए तो बाद में है, पहले ये फिजिक्स सीखने वाली बुक है। इसीलिए सर ने बहुत शिद्दत से लिखा है, हर ऑब्जेक्टिव, हर सब्जेक्टिव जो प्रॉब्लम्स हैं
आप ये अक्सर देखेंगे कि सारे प्रॉब्लम जल्दी किसी से सॉल्व नहीं हो पाता है, पर हमारे साथ जुड़ते हुए आप ये भरोसा रखें कि आप अपने ग्रीवांसेस को कमेंट्स में डालें। हर एक सवाल का, हर एक सिचुएशन का जवाब जरूर हम आपको देंगे। बस धैर्य से प्लेटफॉर्म पर बने रहने की जरूरत है। खैर, तो ये जो पोजीशन है ना, ब्रैकेट में एस देने का मतलब है कि हमको पूछ रहा है कि ट्रेन अपने मैक्सिमम स्पीड के आधे वैल्यू पर कितनी बार पहुंचेगी। भाई साहब कॉमन सेंस लगा दीजिए। जब ट्रेन आपका पहले स्टेशन से 0 से 60 जा रही थी तो 30 क्रॉस किया होगा ना, तो पहला पोजीशन। और जब 60 से डिसेलरेशन होने पर यानी ब्रेक लगने पर वो रेस्ट में आई है, तो फिर तो 30 को क्रॉस किया होगा ना। मैक्सिमम स्पीड का आधा, 60 का आधा 30 तो होता ही है। इसका मतलब वो पोजीशन 2 होगा। तो दोनों पोजीशन को आपको दिखाने को कहा गया है। आपको मैं यहां दिखा दूं। सपोज कीजिए ये ए से चली है ट्रेन, है ना, या ओ से चली है ट्रेन, और यहाँ पर u इक्वल टू 0 है। मान लीजिए कि ये 60 का है, तो यहाँ 30 होगा। तो एक पोजीशन हो गया पहला P1, और जब यहां से आगे बढ़ेगी फिर यहां से भी इसको 0 होना है, तो फिर तो 30 से आएगी, तो ये पोजीशन होगा P2। लगातार मोशन का डायरेक्शन यही है, लेकिन ये O A और मान लेते बी पर ये एंड किया है, तो ये जो पोजीशन है ये पहला। और तो यहाँ जो था वो तो सिर्फ दूरी इतनी चली थी उसने, फिर लेकिन वो लगातार बढ़ती गई, तो यहाँ पर आके दूसरी फिर उस 30 को प्राप्त किया उसने। तो जब 30 को प्राप्त किया तो पहला पोजीशन मतलब पहली दूरी तो यही हो गई 30 वाली, और दूसरी दूरी ये वाली होगी। तो ये दोनों कैलकुलेट करके हमको दिखाना है। ये इसकी सच्चाई है। अगर आप लापरवाह रहेंगे तो आपको ये जो तीसरा केस है वो जल्दी सॉल्व नहीं होगा, नहीं होता है। पर मेरे साथ आपको ये खूबसूरत तरीके से सीखने का मौका मिल रहा है। आइए, जो सी नंबर का डिमांड है, तो सबसे तो पहले शुरू कैसे करें, तो यहाँ देखिए 60 और इसको 30 कर दीजिए आप यहाँ, और क्या कीजिए एक डॉटेड लाइन यहाँ से बढ़ा दीजिए। 30 का ये आपको ये वैल्यू यहाँ पर मिल गया। जब 30 का वैल्यू मिल गया तो आप ध्यान से देखिए कि पहला पोजीशन लाने में ये 30 मीटर पर आया है, रेट का वैल्यू 2 है, एक्सीलरेशन का, तो यहाँ का टाइम कितना होगा वो पता कर लेते हैं। S1 यहां से चाहिए होगा। इसको मैं थोड़ा नीचे कर दूं, आपको फिगर फ्रेश दिखेगा, है ना। यहां पर मैं T1 को 30 यहां लिख देता हूं, क्योंकि आप सीख चुके हैं तो कोई बात, थोड़ा फिगर फ्रेश रहना चाहिए, इसीलिए मैंने। अब देखिए ये वाला जो एरिया S1 निकाल लेंगे ना हम लोग, तो पहला पोजीशन हमें मिल जाएगा। क्योंकि हमको तो पता ही है कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ में जब एरिया निकालते हैं तो डिस्टेंस निकलता है या डिस्प्लेसमेंट निकलता है। तो पहला आप क्या करेंगे, इसके लिए जरूरी क्या सर, पहले वो देख लीजिए। अगर मुझे ये एरिया ट्रेंगल का चाहिए, ओ ए डैश और बी डैश ट्रेंगल का, तो फर्स्ट पोजीशन ऑफ किसका, ऑफ भी मैक्सिमम बाय 2, भी मैक्सिमम 2 का पहला पोजीशन इक्वल टू एरिया ट्रेंगल। कौन सा भाई साहब, कौन सा ट्रेंगल, एरिया ट्रेंगल ओ ए डैश बी डैश, ओ ए डैश बी डैश। शर्माना नहीं है, मजा नहीं आएगा फिर तो। अब देखें कि अगर ये हमारा एरिया लाना है तो क्या करें, हमको ये वाला टाइम चाहिए, तो टाइम कैसे निकलेगा, तो लगा दीजिए काइनेमेटिकल इक्वेशन। क्या होगा, 30 इक्वल टू, ये मैं आपको बता रहा हूं, 30 इक्वल टू क्या होगा, 0 और प्लस 2 इंटू T1 चाहिए। मुझे लगता है ये 15 सेकेंड आ गया। ये कितना आ गया, 15 सेकेंड। तो T1 का वैल्यू आ गया यहाँ पे आपको कितना, 15 सेकेंड, या T डैश कर लीजिए, T1 ने T डैश कर लीजिए, T1 यहाँ मैंने पहले यूज किया हुआ है। आ गया ये 15, ये 15 आ गया। हाइट आपको पता ही है, इसीलिए S1 इक्वल टू 1/2 गुना आधार में 15 और ऊंचाई में 30 मीटर। ये 15 टाइम कैंसल हो जाएगा। खूबसूरत 225 मीटर आंसर। पहला पोजीशन मिल गया। दूसरे पोजीशन पर क्या तहलका मचता है ये मैं आपको बताता हूं। अक्सर जब दूसरे पोजीशन पर आप यहां आएंगे
तो आपके मन में ये होगा कि मैं ये वाला एरिया निकाल दूं और उसमें इसको जोड़ दूं तो दूसरा पोजीशन मिल जाएगा हमको। ये होगी आपकी सबसे भयानक गलती। आप नाक रगड़ के मर जाएंगे, क्योंकि सिचुएशन वो नहीं है ना। जब पार्टिकल ने इस वेलोसिटी को भी अचीव किया है, टाइम स्पेंड किया है, तो ये वाला एरिया निकाल के देना होगा ना आपको। ये वाला एरिया पूरा का पूरा चाहिए, पूरा का पूरा ये वाला एरिया चाहिए, तब मिलेगा सेकेंड पोजीशन, ये P2। आई बात समझ में ना। तो इसके लिए यहां से ये तो 15 सबसे कैसे करेंगे, तो ये तो S1 पहले मैंने ले लिया है। अब क्या करना है हमको, ये वाला रेक्टेंगल देख लीजिए ना, क्योंकि ये एरिया निकालेंगे तो पहले इसका एरिया चाहिए और उसमें ये ट्रायंगल जोड़ देंगे, S2 जोड़ देंगे, इसको S3 कह देते हैं, S1 S2 S3 तीनों को जोड़ देंगे, सेकंड पोजीशन मिल जाएगा। थोड़ा गंभीर रहिएगा यहाँ पर, क्योंकि ये A1 का वैल्यू भी आपको निकालना पड़ेगा, इसके बगैर काम होगा नहीं। तो A1 मैं इधर निकाल देता हूं, थोड़ा सही तरीके से प्रॉब्लम को देखिएगा। जगह जगह कम कहाँ है, जगह बहुत है। मैं इस सवाल को इरेज कर देता हूं और तब मैं आपके लिए काम करके देता हूं। जो सवाल हो चुका है उसको हटाइए और आइए इस जगह पर A1 का वैल्यू निकालते हैं, है ना, फ्रेश रखते हैं जगह को। इस जगह पर हम या यही निकालते हैं, वहां पर एरिया निकाल देंगे। A1 इक्वल टू होगा 9। A1 के लिए क्या करेंगे, देखिए, फाइनल वेलोसिटी 0, इनिशियल वेलोसिटी 60 माइनस A1 गुना T है आपको 60, हाफ मिनट में रुका है ना। तो यहां से देखिए A1 का मान आ गया 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यानी रिटार्डेशन भी प्राप्त हो गया, कोई तकलीफ है ही नहीं। एक बार जब चीज सामने आ जाता है तो दिक्कत कहां से बच्चा, कोई प्रॉब्लम नहीं। गलतियों से बचिए, गलतियां कीजिए, गलतियों से सीखिए। मिस्टेक्स आर आवर मेन वेपन दैट विल रेक्टिफाई आवर सेल्फ, नोट दैट। सो यहाँ के बाद जब हमको A1 मिल चुका है तो क्यों ना ये वाला टाइम निकाल ले हम, क्योंकि ये यहां से तो ये टाइम हम जब तक नहीं निकालेंगे तो कैसे पता पड़ेगा बच्चा कि इतने समय में, जो मैक्सिमम के बाद कितने समय में उन्होंने 30 को अचीव किया, तो निकालना पड़ेगा ना। लिखते हैं, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पर भी फिर वही क्वेश्चन। अब तो A1 पता पड़ गया ना, तो ये T डबल डैश का पता पड़ जाएगा हमको। T डबल डैश यहाँ से यहाँ का टाइम, यहाँ भी मैक्सिमम से आधे का टाइम, तो 30 इक्वल टू U का मान 60 हो जाएगा, माइनस A का मान 1 है और टाइम हमको T डबल डैश चाहिए। तो मुझे लगता है कि ये आराम से हो जाएगा कितना, ये T डबल डैश इक्वल टू 30 सेकंड। देखिए सब कुछ अपने निकल रहा है, हम लोग कुछ नहीं कर रहे हैं। ये देखिए T डबल डैश भी 30 आ गया, मजा आ गया ना। 30 और 15 45। अब देखिए, इसीलिए S2 इक्वल टू, देखिए ये वाला एरिया, सॉरी S3 इक्वल टू, पहले S3 फिर S2 निकल, क्या होगा। अब ये रेक्टेंगल है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल है ना, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, ये बराबर हो जाएगा 45 और गुना ये हाइट तो 30 ही रहेगा ना, तो 45 गुना 45। क्यों, क्योंकि यहां से ये 30 लाए हैं और ये 15 था, तो ये भी 15 होगा, 30 15 45 है ना। इतना मीटर हो जाएगा, बराबर होगा ये कितना, 5 या 15 का 5, हाथ में बचा 1, 4 या 12, 1 13, 1350 मीटर। भूल करके भी इसको और इसको नहीं जोड़ दीजिएगा, क्योंकि ये वाला एरिया मिस कर रहा है, ये भी जरूरी है। पूरा एरिया लेगा ना वो, सेकंड पोजीशन के लिए पूरा एरिया लेगा। तो क्या होगा, एंड S2 इक्वल टू, ये देखिए ट्रायंगल है, 1/2 गुना आधार 45, ऊंचाई फिर से 30, क्योंकि 60 में 30 गया तो 30 ये भी बचेगा। ये हो जाएगा 1/2 गुना आधार है 45 गुना ऊंचाई है 30 मीटर। तो ये कितना होगा, ये देखिए होगा ना, तो ये हो जाएगा 15, तो ये बराबर होगा 15 5 75 के 5, हाथ में बच गया 7, 15 चौका 60 और 7 675 मीटर। इसीलिए सेकंड पोजीशन,
सेकंड पोजीशन के लिए क्या हो जाएगा, आप आराम से S1 प्लस S2 प्लस S3 तीनों एरिया जोड़ दीजिए, काम फाइनल है। 225 प्लस 1350 और प्लस 675 मीटर। आपको मैं सवाल तो सॉल्व करके दे ही रहा हूं, आपको साथ में ये भी बताऊंगा कि इस वेलोसिटी टाइम ग्राफ का ड्रॉ कर लेना हमारे लिए जंग जीतने के बराबर है, और हर चीज हमारे लिए क्लियर कट होकर के आ रहा है। 5 5 10 का 0, हाथ में बच गया 2, 1, 7 1 8, 8 5 13, हाँ 13 2 15 का 5, हाथ में बचा 1, 6 1 7, 7 3 10, 10 2 12 का 2, हाथ में बचा 1 और 1 2, इतना मीटर यानी 2.25 किलोमीटर। बात खत्म, बात खत्म, सवाल फाइनल, सवाल फाइनल। तो इस प्रॉब्लम को समझते हुए, इस प्रॉब्लम पर डिस्कस जो मैंने किया, मुझे लगता है कि आपका दिमाग थोड़ा हिला होगा, और हिलना भी चाहिए, क्योंकि लेवल के प्रॉब्लम पर जब आप काम नहीं करेंगे, उस पर जब आप मंथन नहीं करेंगे, एनालिसिस नहीं करेंगे, तो फिजिक्स सीखेंगे कहाँ से, बेस मजबूत होगा कहाँ से। और आप एक ऐसे स्टैंडर्ड बुक के प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं जिसको करने में अच्छों को पसीना आ जाता है, पर आपके साथ हम और मेरे साथ आप ये चीजें बिल्कुल आसान कर दे रहा है। एक और चीज मैं आपको बड़ा ही पिकुलियर, बड़ा ही आश्चर्यजनक बताना चाह रहा हूं, और वो है कि अगर कोई ट्रेन, वो सवाल में सिर्फ सिचुएशन दे रहा हूं आपको, आइए 2 मिनट के लिए इसको आप देख लीजिए, उसके बाद इस लेक्चर पर को हम लोग एंड करेंगे, क्योंकि वो भी जो है ना प्रॉब्लम अपने आप में बड़ा बेमिसाल है, और वो एकदम लॉजिकल क्वेश्चन है। लॉजिकल क्वेश्चन कैसे है, अब आप देखेंगे तो आपको खूब आनंद आएगा। देखिए, अक्सर ये हमारे डेली लाइफ और हमारे प्रॉपर अपने सिचुएशन से जुड़ी हुई समस्या पर आधारित प्रॉब्लम है। ये भी आपके एच.सी. वर्मा सर के बुक में कॉन्सेप्ट्स ऑफ फिजिक्स में इस प्रॉब्लम का की चर्चा है। प्रॉब्लम में प्रॉपरली लिखूंगा नहीं। कहता है कि सपोज कीजिए, ये शायद 19 नंबर का क्वेश्चन होगा, लेकिन आप सब समझिए पहले क्या है ये मामला। सपोज कीजिए कि रोड पर एक ट्रक जो है वो दौड़ रही है समथिंग स्पीड से। मैं आपको सिर्फ सिचुएशन बताता हूं, और आप कोशिश करेंगे, अगर नहीं सॉल्व होगा तो कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। तो 19 20 कॉलम भरने के लिए है, 21 और 22, ये दो प्रॉब्लम बहुत ही, तीनों प्रॉब्लम आपको ढंग का है, और आप जब सोचेंगे तो अच्छा लगेगा। बड़ा बढ़िया प्रॉब्लम सब है, तीनों प्रॉब्लम अपने आप में लाजवाब है। आप करेंगे, नहीं होने पर हम जरूर शेयर करेंगे आपको। ये ट्रक है, ये क्या है, ट्रक है जो समथिंग स्पीड मान लेते हैं यू से, ये रोड पर दौड़ रही है। सुनिएगा सिचुएशन को, एकदम आराम से ड्राइवर मस्ती में गाड़ी चलाते हुए जा रहा है, एकदम पूरा जो है अपना भोजपुरी गाना सुनते हुए मजा लेते हुए जा रहा है। ठीक है भाई साहब, अचानक देखता है कि एक बच्चा रोड पर दौड़ गया। या अल्लाह, उसके मन में होता है ये भगवान क्या हो गया। अब वो जैसे ही बच्चा को देखता है कि रोड पर दौड़ा, तो कोई भी होगा भाई साहब पहले तो उसको बचाना चाहेगा, क्योंकि दैट इज द सिचुएशन ऑफ हैवी एक्सीडेंट, एंड दैट विल गिव द हैवी लॉस, है ना। तो कोई भी चाहेगा, आप भी अगर बाइक से भी जा रहे हो, कोई अगर अचानक दौड़ा तो बचाने ही के चक्कर में अक्सर अक्सर एक्सीडेंट होता है। जनरली यही होता है, कभी कुत्ता दौड़ा, कभी बिल्ली दौड़ी, कभी कुछ कभी कुछ, कोई बच्चा दौड़ गया, तो उसको बचाने के चक्कर में जनरली एक्सीडेंट होता है। चलिए, तो खैर ये सब बना क्या बोलते हैं उसको, भगवान न करे ऐसा हो, है ना। जैसे ही वो बच्चा को देखता है, वो क्या करेगा। आप ड्राइवर को छोड़ दीजिए, आप बाइक से जा रहे हैं, और अचानक आप एक रिदम में, सपोज कीजिए 50 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से गाड़ी आपकी दौड़ रही है रोड पर, और दौड़ रही है, आप मोबाइल पर बात कर रहे हैं या ब्लूटूथ लगा करके, जो भी जैसे भी कर रहे हैं, आप बात कर रहे हैं, हेडफोन तो अक्सर इस्तेमाल लोग करते हैं। जैसे ही अचानक बच्चे को आप रोड पर दौड़ते हुए देखते हैं, तो सबसे पहले आपके मन में ख्याल आता है कि बच्चे को बचाना चाहिए। और जब बच्चे को बचाने का ख्याल आता है ना, तो आप क्या करते हैं, गाड़ी में ब्रेक लगाना शुरू करते हैं। लेकिन कैसे,
जब आपने बच्चे को देखा या इस ड्राइवर ने उस बच्चे को देखा, ठीक है, और ब्रेक लगाने की सोचा, तो आप ध्यान से सुनिए। एक्चुअली ब्रेक लगना और ब्रेक लगाने के लिए उस बच्चे को रोड पर दौड़ते हुए देखना, देखने के बाद और एक्चुअली ब्रेक लगने के बीच का जो टाइम होता है, बहुत छोटा टाइम होता है, क्योंकि हर आदमी सोचता है और एक्ट करता है उसके हिसाब से, तो वो उसके दिमाग की बात है, उसका ब्रेन कितना फास्ट काम कर रहा है उस एक्टिविटी के रिगार्डिंग, ये कहलाता है उस माने ब्रेन का रिएक्शन टाइम। तो सोचना है कि रिएक्शन टाइम जो होता है किसी भी ड्राइवर का या किसी भी एक्शन में, मान लेता आपका कोई दोस्त आपको एक लापा मार देता है, तो उसके रिटर्निंग में आप उसको गाली देंगे कि एक लापा मारेंगे, ये आप डिसीजन नहीं करते, आपका दिमाग डिसीजन करता है। और कितना टाइम में आप रिएक्ट करते हैं, वही टाइम आपका रिएक्शन टाइम कहलाता है। तो यहाँ ड्राइवर के केस में रिएक्शन टाइम ऑफ जो ड्राइवर है ना, ये टी आर बोल देते हैं, और ये बहुत बहुत शॉर्ट होता है, 0.03 सेकेंड इस टाइप का कुछ होता है, सवाल में शायद 0 पॉइंट, और ये दिया हुआ 54 किलोमीटर पर आवर है ना। तो उस डाटा पर आप जाएंगे, मैं नहीं जाऊंगा, आप करेंगे, नहीं बनने पर बताऊंगा। एक्चुअली रिएक्शन टाइम में क्या होता है ना कि आपके गाड़ी की वेलोसिटी कांस्टेंट हो जाती है। ये इस सवाल का मेन फोकस पॉइंट है कि जब आप बच्चे को दौड़ते हुए देखे और ब्रेक लगा आपकी गाड़ी में, उस बीच में जो डिसीजन हुआ, आपने इंफॉर्मेशन अपने दिमाग को भेजा, आंख ने देखा, मैसेज गया, फिर डिसीजन हुआ, फिर पार्ट्स को बोला गया हाथ को कि लगा दो ब्रेक हाथ पैर को, तो ये सारी प्रक्रिया जो दिमाग करता है, उसके दौरान आप गाड़ी में एक्सीलरेशन नहीं देती, क्योंकि जैसे ही देखे आपका सिचुएशन चेंज हो जाएगा, एक्सीलेटर पर से पैर आपका सीधा हट जाएगा। तो उस टाइम में जब आप एक्सीलरेशन नहीं देते हैं, तो उसके टाइम पर आपके गाड़ी का जो वेलोसिटी है वो कांस्टेंट होता है। यही आपको इस सवाल में सोचना है। एंड जब आपने ब्रेक अप्लाई कर दिया, तो उसके बाद क्या होगा, ए नेगेटिव होगा और फाइनली ट्रक यहाँ आकर के 0 हो गया, रेस्ट में आ गया। ये खूबसूरत बात है कि बी फाइनल 0 हो गया। तो बस यही आपको टोटल स्टॉपिंग डिस्टेंस है ना, एसटी मांगता है, और टोटल ब्रेकिंग डिस्टेंस एसबी मांगता है। सवाल का यही होता है। अब इसका वेलोसिटी टाइम ग्राफ कैसे ड्रॉ करें, क्योंकि जब तक वो ड्रॉ नहीं करेंगे आपको सवाल करने में मजा नहीं आएगा। हे देख लीजिए, मैं बना के दे रहा हूं, ये देखिए, ये है आपका वेलोसिटी टाइम ग्राफ। इस तरह के प्रॉब्लम का ये t इक्वल टू टी आर के समय का है, जब वेलोसिटी कांस्टेंट है ना। अब देखिए सिचुएशन के हिसाब से सब सही है कि नहीं है। यहाँ पर आपने ब्रेक लगाया नहीं है, लेकिन ब्रेक लगाने के बीच तक में एक्सीलरेशन नहीं दिया, सो वेलोसिटी विल बी कांस्टेंट। एंड जब ब्रेक आप लगा दिए, तो ये आपको टी ब्रेकिंग टाइम है, और जो भी है ए नेगेटिव है, एंड फाइनली बच्चा बच गया है, फाइनल वेलोसिटी 0 हो गया। अब इसको जैसे मानिए रिएक्शन टाइम में डिस्टेंस निकालना है, तो ये एरिया निकाल दीजिए, ब्रेकिंग डिस्टेंस निकालना है तो एस बी ये होगा और ये एस आर होगा, और दोनों को जोड़ देंगे एस टोटल, तो एस आर और प्लस एस बी। देखिए वेलोसिटी टाइम ग्राफ चीजों को कितना आसान कर देता है, कितना आसान कर देता है। इसी तरह से लगातार वीडियो में आप बने रहिए, एक से एक प्रॉब्लम काइनेमेटिक्स का आपको मिलेगा, और जेई नीट के प्रॉब्लम के साथ नेक्स्ट वीडियो में हम आएंगे, देख लेंगे कि यहाँ तक जो हम लोगों ने लेक्चर डन किया है, तो नीट के या जेई के कैसे कैसे प्रॉब्लम है उसको भी हम लोग जरूर जज करेंगे। सो अगले वीडियो का इंतजार कीजिए और मेहनत कीजिए, सही तरीके से सफलता आपके हाथों में होगी। थैंक यू सो मच।